लंबे समय से आप लोग यहाँ बैठे, तो करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध और आज उन्हीं में सभी महापुरुषों का समावेश करते हुए बस एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके बगैर चलता ही नहीं, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर। उनसे आगे बढ़ेंगे तो जो सामाजिक परिवर्तन के अग्रदूत रहे पिछले कुछ समय में, इन्होंने हमें विचार दिया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियर रामास्वामी नायकर, पेरियर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, नारायणा गुरु, संत गाडगे जी महाराज, माता शक्तियों के भी नाम है। आज थोड़ा सा उनसे माफी चालेंगे, माता शक्ति यहाँ भी है, मैंने यहाँ भी है। आज आपका धन्यवाद कि आप लोग आए हैं। परम पूजनीय विश्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मेरे आदर्श, मेरे रहबर मान्यवर शास्त्री काशीराम, आज जिनके बारे में बड़े पैमाने पर हमने सीखा, एक बड़ी वजह है उनका नाम लेने का, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब। उनको इसलिए नाम लेना बहुत जरूरी है कि वो जानते थे कि आरएसएस देश के लिए कितनी खतरनाक, वो जानते थे कि अगर आरएसएस ताकतवर बनी तो ये देश गुलाम हो जाएगा, बिक जाएगा, अंग्रेजों से बुरी हालात हो जाएगी। तो बैन किया उन्होंने आरएसएस को, उस महापुरुष को प्रणाम, जय भीम के बगैर शुरुआत हो ही नहीं सकती। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। मुद्दे आर एस पटेल जी ने बता दिए कि हम क्या क्या मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, क्या क्या हम चाहते हैं और कैसे लड़ेंगे, चाहे वो जाति में जनगणना का मामला हो, SC ST OBC की तरह पिछड़े वर्ग के लोगों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे एक मामला बहुत इंपॉर्टेंट है EVM से वोट की चोरी, इसको भी रोकने का काम करेंगे, वरना सारे काम करेंगे। आज काम छोड़ो, बुनियादी बात सुनो। समस्या ये है, जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं उनको आप जानते हो नहीं जानते। ये कहे कि आरक्षण लेके रहेंगे, अब क्या हमारे लोग आरक्षण जानते हैं आरक्षण है क्या, और आरक्षण से मिला क्या, और अगर आरक्षण है तो क्या ये संसद की वजह से आगे बढ़ पा रहे नहीं बढ़ पा रहे, और अगर आरक्षण न हो तो ये मनु शास्त्री, ये मनुवादी लोग क्या आपको अवसर देते नहीं देते। बस मैं उदाहरण बता रहा हूँ, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला हुआ, 20,000 पद SC ST OBC के बच्चों के खाली लो, जो हमारा संवैधानिक अधिकार बैठता है। आप समझो कि जो हमारा अधिकार बैठता है, संविधान यहाँ है, वो हमें नहीं दे रहे तो देंगे क्या? ये देंगे हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ वो मंदिर वाला घंटा कि आप इसको बजाओ और इसी में खुश रहो। अभी ये नौजवानों को है सोचना कि आरक्षण है क्यों, किसके लिए और किस कारण से। दूसरी बात, प्रयागराज का मामला था, अभी वहां भर्ती हुई और भर्ती में OBC वर्ग के जो बच्चे थे उनको नॉन फोर्सनेबल करके उन्होंने जीबी पद में कर दिया घर चलता। भाई नहीं देंगे नियुक्ति, ये तो उठाई आवाज, ये नीरज पटेल और तमाम जो एक्टिविस्ट और नेता, जो पत्रकार साथी, उन्होंने कि झुकना पड़ा, वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। उससे बड़ा किया JNU में कि वंचित वर्ग के बच्चे जो हैं वो आगे ना बढ़ जाए, PhD ना करे तो उनको दिए वाइवा में 2-2 एक नंबर, सारे रास्ते बंद करो, इनको घुसने मत दो। फिर मामला आया BHU का, और BHU में भी यही थी, यानी कि सब जगह। और ये जागृति पता है किस वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। अगर सोशल मीडिया ना होता, YouTube चैनल्स ना होते, बहुजन मीडिया ना होता, तो ये कहाँ दिखाते? ये कॉर्पोरेट मीडिया कब दिखाता कि भाई क्या कर रहे हैं लोग, चोरी कहां से कर रहे हैं? तो धन्यवाद दीजिए बहुजन मीडिया का, धन्यवाद दीजिए सोशल मीडिया का, धन्यवाद दीजिए आज आप अडानी अंबानी का। वो फ्री नेट देके आपको बेवकूफ बनाने के चक्कर में आपको एक्टिविस्ट बना बैठे। उनको नहीं पता था कि बहुजनों को जो दे दो हथियार बना लेते हैं। अब आपने बना लिया उसको हथियार, उस हथियार की बदौलत जान पाते कि पूरे देश दुनिया में क्या हो रहा है। पहले तो अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों पर अत्याचार हो और अखबार में छपे तो लोग सोचे एक जाति में हुआ होगा। आज उनको पता लगता है कि कैसे चुन चुन के फांसी, धोबी, गोरी, खटीक, चमार, वाल्मीकि सबका इलाज हो रहा है। तब तो उन्हें लगे एक जाति में हो रहा है, अब धीरे धीरे एकता बन रही है, धानु कठेरे सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और यही काम किया बीमार की जोड़ने का काम किया हमने। शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड के लोगों को, माइनॉरिटी के लोगों को संगठन के तौर पर इकट्ठा किया, क्योंकि बाबा साहब कहते गए। लेकिन मुझे लगता है इससे आगे बढ़ना पड़ेगा, हिस्सेदारी का मामला आ गया। तो हमने और RS पटेल भाई ने तय किया कि अब अलग अलग नहीं लड़ेंगे, बिल्कुल अब एक होकर लड़ेंगे और जितनी ताकत से लड़ेंगे। रुक जाओ, अरे रुक जाओ भारती, ये तुम चीज को पलट देते हो। हम तुम्हें ले जाना नहीं चाहते, तुम आ जाते हो यहाँ। अब तुम्हें बुनियादी बात सुन लो, नारे तो पिछले 71 साल से लगा रहे हो। जिंदगी बदली
तमाम नेता आए, गरीब की बात करते रहे, सामाजिक न्याय की बात करते रहे, आपकी बात करते रहे, अमीर होके चले गए। तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम्हें नारा लगाना बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हें झंडा उठाना बड़ा अच्छा लगता है, तुम्हें हिस्सेदारी अच्छी लगती नहीं है। जो तुम्हें अच्छी लगती है उसको लोगे कैसे? पहले अपना हाजमा जो है ना इसको मजबूत करो। तुम्हारा हाजमा एक चीज में मजबूत है कि जो भी बात तुम्हें बताया जाए उसको हजम कर जाते हैं, उसको सोचते नहीं हो। जब उसको सोचोगे नहीं, उसको दिमाग में नहीं रखोगे तो बदलाव कैसे होगा? अभी ठाकरे साहब ने एक बात बहुत बड़ी अच्छा कही, क्या नहीं पता है? ये जो काले सर वाले लोग हैं बहुत अच्छे, हमारा चयन बुरा नहीं था। पुराने लोगों ने बताया कि अपने नौजवानों को चुना पहले लाइन में, हमारा चयन खराब नहीं था कि नौजवान ही परिवर्तन कर सकता और कर भी रहा। अभी हम लोग धीरे धीरे तैयार हो। मैं इस छोटी बहन का भी धन्यवाद देता हूँ। कहा सुनो, कौन देता था बैठने के लिए कुर्सी? भला मानो बाबा साहब अम्बेडकर का कि दिए महिलाओं को बराबर के अधिकार। अब बन पा रही है डॉक्टर, इंजीनियर, अब बन पा रही है IAS IPS, अब बन पा रही है नेता विधायक। कोई गांव का प्रधान न बनने दे। अब ये बनी है जिला पंचायत, तो ये अवसर बना है नहीं बना है? ये बना कैसे है? ये हमारी मेहनत से नहीं बना, ये बना है हमारे महापुरुषों के त्याग बलिदान से। अगर बाबा साहब अम्बेडकर वोट का अधिकार न देते तुम्हें कोई बुलाता क्या? भूल है तुम्हें दूर करो। ये जो लोग तुम्हें चुनाव के समय तुम्हारे पैर पैर पकड़ते हैं ना, अपने स्वार्थ को पकड़ते हैं। अगर तुमसे वोट का अधिकार छीन लिया जाए ना, तुम्हारे मोहल्लों में गलियों में पैर रख लो, समझ लो। ये तुम्हारे शरीर की जरूरत तुमको एक ही काम के लिए, तुमसे लेबर क्लास काम कराने के लिए, तुमसे मेहनत कराने के लिए। तुम्हारे शरीर से और कोई प्यार नहीं। अगर होता तो प्रयागराज में 4 लोग मरे, एक बच्ची उसका रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, एक उसकी माँ उसका भी रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उसके पिताजी और उसका छोटा भाई। किसी मीडिया को किसी को तकलीफ हुई? ईमानदार सोच के देखो, हुई तकलीफ किसी को? क्यों नहीं हुई? क्या वो इंसान नहीं थे? इसलिए नहीं हुई क्योंकि अभी भी वो तुम्हें इंसान नहीं समझ बैठे, अभी भी तुम उनकी नजरों में जानवर। अल्ताफ को थाने में मार दिया पीट पीट के, तकलीफ हुई किसी को? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अब ये कहे नीरज भाई और तमाम साथी कहें बहुजन मीडिया के कि वो मुसलमानों को टाइट करके रखे सरकार, इसलिए हम खुश हैं। ये तुम्हें भी टाइट करेगी। टाइट तो तुम्हें ही करनी है, मुसलमान की तरफ चेहरा है, इलाज तो तुम्हारा करना है, क्योंकि वो तो बेचारे हाथ के दस्तकार है, वो बुनकर है, कर अपने हाथ की दस्तकार से काम चला ले रहे हैं। उनको दिक्कत क्या है कि सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दंगा कराना पड़ता है। समय समय पे दंगा फसाद, सामाजिक जो है ना इस तरह के मामले खड़े करके झगड़ा कराते हैं कि जो मुसलमान पे थोड़ा बहुत रंग चढ़ता है, होता जाता है, वो दंगे में बह जाता है, वो वहीं चला जाता है जहां शुरू होता है। आज भी वो सिंगोर उसको जरूरत है कि कोई इसके साथ खड़ा होकर कहे कि तेरी सुरक्षा में हम खड़े। और मैं यही बताने के लिए आया हूं कि हम दलित नहीं है, वी आर बहुजन। हम सब लोग बहुजन है और बिना बहुजन बनाए काम चलेगा भी। अगर किसी को गलतफहमी हो कि बहुजन बनाए बगैर काम चल जाएगा तो गलतफहमी दूर करो। हम लड़ सकते हैं अलग अलग, लेकिन जीत नहीं सकते सर। अगर जीतना है इस आंदोलन को, इस लड़ाई को करनी है रक्षा संविधान की, तो बहुजन बनाना पड़ेगा। और बहुजन बनेगा SC ST OBC और माइनॉरिटी, जातियों धर्मों करने हुए लोग इकट्ठे हो जाओ। अगर अधिकार चाहिए, अगर जूता चाहिए तो मत, फिर तो तुम्हें जूते गिफ्ट में मिल रहे, समझ रहे हो? देखो बात सुनो, काशीराम साहब कहे जिसका दल नहीं होता उसका बल नहीं, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्याओं का हल नहीं। कहते जिसका नेता नहीं होता उसका कुछ नहीं होता। अब तुम पे दल बल सब कुछ है, नेता भी है, तुम्हारा हो क्या रहा? तुम्हारा इलाज हो रहा है और लंबे समय तक इलाज होता रहेगा। फिर बता रहा हूं, अगर इस देश में कोई ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को सबक सिखा सकता है तो वो बहुजन है। ना दलित है, ना पिछड़ा है, ना मुसलमान है, ना अल्पसंख्यक है। अगर कोई सिखा सकता है तो वो बहुजन है। और वो लोग तुम्हें क्यों जाति धर्म में बांटे पता है? जिस दिन तुम इकट्ठे हो जाओ, 85% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे हो जाओ और अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कर लो, धोखा न करो दूसरे के साथ, उस दिन इस देश में राजनीति हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि राज तो तुम्हारा जाएगा। देखो लोकतंत्र है, जिसका वोट उसका राज। वोट बहुजन समाज के पास है 85%, राज उन लोगों का जिनके पास कम वोट है। कारण क्या है? जिनका कम वोट है उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा है, पता है? क्योंकि वो सत्ता में रहने के लिए साजिश करते हैं। क्या तो उनका नियम है, क्या तो सत्ता में रहते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं। तुम ना सत्ता में रहते हो ना सत्ता के साथ रहते हो। एक पूरा मुझे लगता है ये भूतकाल की वजह से हुआ कि जब हमें अधिकार नहीं थे तब की वजह से हुआ कि हम हाथ नहीं पकड़ते अपने भाई का। हम पकड़ते क्या पता है? हम पे तरफ खींचना आता है। जिस दिन हम पे खींचना भी वो भी सही दिशा में आ गया, उस दिन तुम्हारा राज स्थापित होगा। एक गारंटी तुम्हें दे देते हैं मंच वाले।
को भी और सामने वालों को भी। ये बीजेपी के लोग कहो संविधान खत्म कर दे, ऐसा इनके बस की बात नहीं। अगर इस नाम पर इकट्ठे हो जाए ये अच्छी बात, उनकी हैसियत नहीं, वो संविधान खत्म, संविधान की वजह से वो सुरक्षित है। जिस दिन संविधान ना रहे ना, ये भूखे नंगे लोग उनके दरवाजे में उतार लाएंगे। वो संवैधानिक सुव्यवस्था में सुरक्षा लेके आज हमें राज कर रहे, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिस दिन इनको आमने सामने लड़ने का मौका मिल जाए तो फिर क्या बचेगा बताइए। लोकतंत्र में वो सुरक्षित है, हम नहीं है। अगर लोकतंत्र वास्तविक होता और जिनका वोट उनका राज होता तो फिर आज ये यहाँ 5 बजे जो है ना, यहाँ नहीं बैठे। ये कौन लोग हैं जिनके पेट में रोटी नहीं, आज भी 75 साल बाद लड़ कर रहे, रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, रोजगार मिल जाए, इलाज हो जाए, पढ़ाई की व्यवस्था हो जाए, सुरक्षा हो जाए, यही तो मांग रहे हो। सर अभी हिस्सेदारी मांगे कहाँ है आपने? हिस्सेदारी मांगने के लिए मांगने का काम कौन करते हैं? भी मुद्दे लाए पटेल साहब कह रहे थे कि साहब ये भाई ये मुद्दे, हमने कहा मांगो किससे? अगर इनसे मांगो, इनको तैयार करें तो जीत है। सरकार से मांगो, सरकार देती है और मांगने वाला भिखारी होता है। छीनने की तैयारी करो आनंद पटेल कि छीन के लेना, चाहिए जब वो कहां से आता? लोकतंत्र में तलवारों से नहीं आता। अब तुमसे मांगते कलम की ताकत दिला देते हो, तलवार बताओ इससे कौन सी लड़ाई जीत लगे? एक तलवार चलाए तो मुकदमा दर्ज हो जाए जेल, बताओ कौन सी लड़ाई जीत ले? बताओ, तुम ही बता दो। हम निकाल लेते हैं तलवार, बताओ। हम तुमसे तलवार नहीं मांग रहे सर, वो राजतंत्र में चाहिए होती थी। गुरु गोविंद सिंह कह गए कि अगर राज चाहिए तो तलवार की नोक में मिलेगा। अब ये लोकतंत्र आ गया, बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा रचित संविधान से लोकतंत्र आ गया है कि जनता तय करती है कि उसको ऑपरेट कौन करेगा, उसकी मुद्दों पे लड़ेगा, कौन सा नेता कौन होगा। तो यहाँ लड़ाई कहां से लड़ी जाएगी? यहाँ लड़ाई इससे लड़ी जाएगी, इससे देख रहे हो। और क्या चाहते हैं तुमसे पता है कि कलम की ताकत उनको दे दो जो लड़ना चाहते हैं, एजेंटों को मत दो। एजेंट लेगा ताकत और चला जाएगा इसी के कमरे में और फिर आएगा 5 साल बाद निकल के बाद। जिनको नेता मानते हो उन्होंने 5 साल देखा अपनी बात, क्यों नहीं देखा पता है? उनको पता है कि ये हमारी जाति व्यवस्था में गुलाम है। मानेंगे तो अपनी जाति के व्यक्ति को नेता, जिस दिन आप लड़ने वाले के साथ खड़े हो जाओगे ना उस दिन देखो बदल जाएगा इतिहास। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की टीम का जिन्होंने हमें अवसर दिया, बुलाया। एक संदेश आप लोग भी सुनोगे, जो सुनना चाहता हाथ खड़ा करे, जो सुनना चाहता एक हाथ खड़ा करे, बस ठीक। ये कैडर दोनों बार दोनों हाथ में उठा रहे। बाबा साहब अम्बेडकर 1948 में आए थे लखनऊ और एक भाषण दिया था, वो भाषण आपसे शेयर कर रहे हैं। ये बहुजन समाज के जो बड़े वर्ग है, पिछड़े वर्ग के लोग साहब के लिए, उनके लिए है। और अगर इस पर गौर कर जाओ तो तुम्हारा भला हो जाएगा, समझो। शुरू करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वर्ग बनाया। उन्होंने पहले हमें वर्णों में बांटा, फिर उन्होंने हमें जातियों में बांटा। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हमें वर्ग बनाया। कैसे? 1200 से 1500 जातियां, जो शेड्यूल कास्ट की जातियां, उनको क्या बनाया? SC। जो शेड्यूल ट्राइब की 1215 जातियां, उनको क्या बनाया? ST। जो बैकवर्ड की 3000 से माइनॉरिटी की प्लस जातियां, उनको बनाया OBC और माइनॉरिटी। जब हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जब हम लौह पुरुष सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, उनको अखंड भारत की बात की, जोड़ने की बात की, तो हम वर्ग आज तक क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने पता है? जिस दिन वर्ग बन जाए और वर्ग हित की लड़ाई लड़े, जाति हित की लड़ाई ना लड़े तो तुम्हारा भला हो जाए। फिर एक खड़ा लड़े, फिर 11 लड़े। अभी तो वर्ग नहीं बने हो, इस वजह से वो लोग इस लड़ाई को हमसे आगे लड़ रहे और जीत भी रहे। हमें जीतने के लिए उनसे आगे जाना पड़ेगा। और वो भाषण सुन लो। बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि पिछड़े और दलित वर्ग के लोगों की समस्या एक जैसी, उनके हालात भी एक जैसे, उनका खान पीन भी एक जैसा है, उनकी जो देख रेख है वो भी एक जैसी, उनकी सोच भी एक जैसी है। लेकिन इन्होंने इस व्यवस्था में उनको जातियों में इस तरह से बांटा है उन्हें छोटे बड़े के आधार पे कि वो इकट्ठे नहीं हो पाते। अगर मैं इस बात का भी समर्थन नहीं करता, बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि वो रोटी बेटी का रिश्ता करें। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिन्होंने, जब उनको पता है कि उनके अधिकार एक जैसे लोगों ने छीने हैं, उनके अधिकार छीनने वाले एक लोग हैं, तो वो अपने अधिकारों की लड़ाई एक होकर क्यों नहीं लड़ सकते? और जिस दिन वो अपने अधिकारों की लड़ाई, जो अधिकार उनकी तरक्की के रास्ते तय करेंगे, उनको बुनियादी रूप से ताकतवर बनाएंगे। अगर इसकी लड़ाई वो इकट्ठे होकर लड़े, तो एक भाषण उन्होंने दिया था, इसमें बड़ा बवाल। उन्होंने कहा कि जिस दिन बहुजन समाज के लोग इकट्ठे हो जाए
तो ये 15% लोग आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। अगर इनको बीडीसी भी बनना हो तो आपसे कहेंगे साहब बना दो बीडीसी, समझे? वोट तो आप ही के पास है ना। अगर इनको जिला पंचायत विधायक बनना पड़े तो आपसे कहे साहब बना दो, तो आपको साहब में अभी साहब आपको क्यों नहीं कहते पता है? क्योंकि राज उनके पास है, वोट आपके पास है, वोट आपका है, राज उनका भी चल रहा है। हमारे नेता कहते हैं वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब तक आप अपने मुद्दे को अपने वोट से नहीं जोड़ोगे तब तक वो लोग आपके मुद्दे में बात नहीं करेंगे। अब 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में बड़ा आंदोलन शुरू होगा। तकलीफ इस बात की जिनको नौकरी चाहिए वो लड़ने नहीं देते, वो घर बैठे हुए। नौकरी बिना लड़े कहाँ मिलेगी बताइएगा, आप जहाँ इतना भेदभाव। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के नौजवान जो लड़ रहे हैं उन योद्धाओं का भी मैं चाहता हूं कि आप लोग समर्थन करें, उस आंदोलन में खड़े हो जाएं। हमने कहा था कि 5 दिन के आंदोलन में सरकार से नाम गड़बड़ा देंगे, ये जनतंत्र है। किसानों ने साबित किया कि झुकता है सहनसा, बालसा, तानासा झुकाने वाला। अगर आप झुकाने वाले बन जाओ, हिम्मत दिखा जाओ तो आपके अधिकार सुरक्षित है, वरना सब कुछ लूटने का कगार में। 2-3 साल बाद कुछ बचे ना तो अपनी वाणी को विराम देते आपसे कहना चाहते हैं क्या आंदोलन तभी सफल होगा जब हम लोग बहुजन बनेंगे। जातियों में बटा हुआ समाज अगर एकता बनाए, और ये सभी के लिए। आपको क्या लगता है जातियां किसी ईश्वर ने बनाई है? बनाई है जातियां ईश्वर ने? अगर जातियां ईश्वर बनाता वो जो जहां कहीं रहता है तो कहीं लिख के तो भेजता जाति का मामला। सोचिए अगर कोई बच्चा पटेल समाज के परिवार में जन्मा, उसी दिन किसी दलित समाज के हामी या और किसी अन्य बैकवर्ड समाज की जाति में कोई और बच्चा जन्मा, उनको ट्रांसफर कर दे कि उस बच्चे को उनके यहाँ भेज दे, उस बच्चे को उनके यहाँ भेज दे, या 4-6 बच्चों के बीच में उसी उम्र के बच्चों के बीच में छोड़ दे। कैसे तय करोगे वो किस जाति का? भाई माथे पे लिखा होता है, रंग से पता लगता है, कद से पता लगता है, बालों से पता लगता है। जातियां अपने फायदे के लिए उन्होंने बनाए कि ये बटे रहे। एक चीज जान लो, जातियां जानवरों में होती है, इंसान में होती नहीं है। जिस दिन मानवता के लिए लड़ोगे, एकजुट हो जाओगे, उस दिन ये देश मानवतावादी हो जाएगा और इस देश में हिस्सेदारियां सुनिश्चित होंगी। मैं तो आपसे इतना वादा करता हूं, मैं बंटने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए। मैं नीले पीले में नहीं, आपको पंचशील में इकट्ठा करने के लिए हूं। और मैं ये आपसे वादा करता हूं, इस मंच के माध्यम से मुझे जिन साथियों ने बुलाया उनका धन्यवाद, कि अगले 10 साल में आपका राज कैसे आए ये रास्ता हम लोग तय करेंगे। आप मेरी बात को चैन से नोट करना। 10 साल 9 नहीं मांग रहा, 8 नहीं मांग रहा और 15 नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा 15? पता है कि जो काम 10 में होना है वो 10 में होना है, उसके लिए 15 की जरूरत नहीं है। समझ रहे? साधन है, सब कुछ है। इलेक्शन आते जाते रहता। अगले 5 साल में बहुजन भाईचारा इतना मजबूत करेंगे कि चुनाव और ऐसी चीजों में आपके सामने कोई खड़ा ही नहीं होगा। आप देखते जाइए, इतनी मजबूती से काम करेंगे और हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। बस आखिरी बात के साथ वाणी को विराम। समय ज्यादा हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन आपका जोश जरूर ठंडा नहीं हो रहा। यही बात हमें बल देती है बस। बाकी हमसे बड़े बड़े विद्वान पड़े, हम विद्वान व्यक्ति नहीं, लेकिन समर्पित हैं, संकल्पित हैं। जब तक जिएंगे अपने जमीन को बिकने नहीं देंगे साहब। पैसे की परवाह नहीं करते हैं, पावर की परवाह नहीं करते। हमें तो पता है हमने पावर कितनी है। इतनी पावर है कि जहां खड़े हो जाते हैं वहां रैली हो जाती है, इतनी पावर। तो ये अभी बताया कि मारकर जिंदा रह जाए, मारकर जिंदा रहे इसलिए जी रहे हैं। लेकिन आपसे मैं अनुरोध चाहते हैं, आप कैसे नेता बनना चाहते हैं? वो जो सत्ता या थोड़े बहुत पैसे प्रभाव के लिए बनना चाहते हैं वो वाला, या लड़ने वाला? कौन सा नेता? अच्छा हाथ उठाओ जो 10 साल साथ देंगे, जरा हाथ उठाओ। जो 10 साल में कहेंगे विधायक एमपी नहीं बनना भैया, साथ देंगे, आंदोलन चलाओ। बताओ, दोनों हाथ उठाओ। तुम अभी तैयार नहीं हो, तुम्हें गांव-गांव जाके कैडर देना पड़ेगा। समझ रहे हो? ये जो ऐसे हाथ उठते बिना सोचे समझे, वो हाथ अच्छे नहीं है। हाथ उठे तो अपने मुद्दे के साथ उठे, हाथ उठे तो विश्वास के साथ उठे। और इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी बड़ी रैलियों से अच्छा है छोटी छोटी मीटिंग करके लोगों को तैयार किया जाए, वोट की वैल्यू समझा जाए, संविधान की वैल्यू समझा जाए और अपने हक अधिकार समझा जाए। और ये क्यों जरूरी है समझाया जाए। रैली में आई हुई भीड़ तैयार नहीं होगी, लेकिन अगर आप जमीन पे कैडर देता लोग तैयार करेंगे तो हो जाएंगे। हम कैडर देने के लिए यहाँ आएंगे
और हम सिर्फ इलेक्शन में नहीं, काम करने के लिए आपके बीच आए। आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अब जब हम सुनिए संदेश है, अब जब हम इकट्ठा हो तो ये जय, हम जय भीम पे हैं तो आप जय सरदार को समझ रहे हो? ये एकता समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि तो जय भीम को वो जय सरदार के नारे लगाते रहे, नहीं। अगर वो जय भीम का सम्मान करेंगे तो आप जय सरदार से सम्मान करो। और हम इनसे पटेल को आपसे कहे कि अभी जय पटेल करवा लो। सरदार का मतलब होता है शासक। अभी शासक नहीं बने, झूठ में मत जी। सरदार कौन होता? सरदार वो होता जिसके हाथ में ताकत होती है। अगर आपके हाथ में ताकत होती तो 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे वहां 175 दिन 76 दिन से रो रहे होते हैं। उनकी हमारी बहनों को लाठियां पड़ती है, उनके कपड़े फाड़ देते क्या वो लोग? जो तलवार से समझे तलवार से समझा, और जो कलम से समझे कलम से समझा। बिल्कुल। हम विवाह कोरेगांव को भी मानने वाले लोग हैं और हम भारतीय संविधान को मानने वाले। हमारे समझ आई क्या बता? ताकत बनाओ, संगठन बनाओ, एकता बनाओ।